आज हम बात करेंगे अपने रीट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी कि ये उत्सव दिए गए हैं और ये जिले दिए गए हैं। तो कौन से जिले में कौन सा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, हमसे ये पूछा है। तो पहला है कि ऊंट उत्सव, तो बताइए कहाँ मिलता है? जैसलमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में। मरु उत्सव, पतंग उत्सव, मेवाड़ उत्सव। तो सही आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, BADC हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा ऊंट महोत्सव है ये कहाँ से संबंधित है? ऊंट महोत्सव संबंधित है बीकानेर में। मैंने आपको बताया था कि ऊंट को बेचते हैं, ऊंट को क्या करते हैं? बेचते हैं। मतलब ऐसे याद करो, बेचते नहीं है, कि बीकानेर के ऊंट सबसे अच्छे होते हैं इसलिए उन्हें बेच देते हैं। तो ऊंट महोत्सव यानी कि कैमल फेस्टिवल ये बीकानेर में होता है। फिर हमारा दूसरा आ गया मरु उत्सव। मरु उत्सव मतलब जैसलमेर। मेर यहाँ पे देखो, मेर आ गया, मेर मतलब मर गया, और यहाँ पर भी मरु आ गया, मरु मतलब मर गया। तो जैसलमेर में होता है हमारा मरु महोत्सव। थर्ड हमारा जो है वो है पतंग उत्सव। पतंग उत्सव मनाएंगे जयपुर में। पूरी की पूरी पतंग आज हम काट देंगे, फिर हमें क्या होगा? हमारी जे होगी। तो जयपुर में पतंग उत्सव। और फिर हमारा है मेवाड़। मेवाड़ में कौन सा है, कहाँ उत्सव ही कहाँ होता है? उदयपुर में। तो ऊंट महोत्सव, ऊंट जो होते हैं वो बिकते हैं यानी कि बीकानेर। मरु महोत्सव, मरु मतलब मर के जल जाते हैं, तो जैसलमेर। पतंग, पतंग पूरी की पूरी आज हम काट देंगे जयपुर। पूरी की पूरी जयपुर में, मतलब यहाँ से जयपुर होगा। और फिर हमारा मेवाड़, मेवाड़ ये उदयपुर में। ठीक है, मेवाड़ उदयपुर में, पतंग जयपुर में, मरु जैसलमेर में, ऊंट बीकानेर में। इस तरह से हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि ऊंट उत्सव जो है वो बीकानेर में सेलिब्रेट किया जाता है। मरु उत्सव जो है वो जैसलमेर में, पतंग उत्सव जो है वो जयपुर में, और मेवाड़ उत्सव जो है वो उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो हमसे पूछा क्या है इसने? असत्य यानी कि गलत पूछा है। पहला है कि जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। तो बताइए क्या जो जवाहर सागर अभ्यारण्य है ये कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है? दूसरा है केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। तीसरा है कि अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को हम मानसून वन कहते हैं। और चौथा है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। तो बताइए इसमें से कौन सा असत्य है? तो इसमें हमें बोनस मार्क्स मिला था, क्योंकि मतलब बोनस नहीं मिला था, मतलब थर्ड और फोर्थ दो सही भी हुए थे इसमें, यानी कि जिसने भी थर्ड और फोर्थ लगाया था उन दोनों को सही मान लिया गया था। क्यों? जरा एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशंस कह रही है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मानसून वन नहीं कहा जाता, बल्कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसून वन कहा जाता है। कौन से वन को कहते हैं ये सबसे पहले याद रखो। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को हम कहते हैं मानसून वन, ना कि कटिबंधीय सदाबहार वनों को। तो आपसे अगर पूछ ले कि सदाबहार में मानसून वनों को, किस वनों को मानसून वन कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसून वन कहते हैं। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कब से कब तक? 70 से 200 सेंटीमीटर वाले वार्षिक। इसलिए गलत हो गया, क्योंकि इसने हमसे कहा था कि अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों को हम क्या कहेंगे? मानसून। भी गलत है, जबकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कहेंगे। 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहीं राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है। इसे मारू प्रदेश का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ी है वो यज्ञ की संविदा के लिए कैसी मानी जाती है? पवित्र। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी जो है वो राजस्थान का कल्प वृक्ष है, जिसे हम मारू प्रदेश का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और इसकी लकड़ी यज्ञ की संविदा के लिए मानी जाती है पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है लूनी जोजड़ी, दूसरा है बानस मेलल, तीसरा है माई बाण गंगा, और चौथा हमारा है चंबल पार्वती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही बाण गंगा। ये सही नहीं है।
लूनी जोजड़ी बिल्कुल सही है, बानस महनल बिल्कुल सही है, चंबल पार्वती ये भी सही है, माही बाणगंगा नहीं है। क्यों नहीं है? एक्सप्लेनेशन कह रही है कि माही पश्चिमी भारत की एक नदी है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरोरू पहाड़ियों में मेहत झील से निकलती है। ये राजस्थान के बागड़ क्षेत्र से होकर गुजरात में प्रवेश करती है। माही की सहायक नदी हैं सोम, चेप, जाखम व मोरून। ठीक है, मोरन। बाणगंगा नदी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। ये जयपुर जिले के विराट पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहाबाद के पास यमुना में जाकर मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर के पास स्थित जो पुष्कर है उसमें वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हु बुल्ट द वराह टेम्पल एट पुष्कर नियर अजमेर? ऑप्शन ए है अजय राज, ऑप्शन बी है अर्णोराज, ऑप्शन सी है विग्रहराज चतुर्थ और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अर्णराज। अजमेर के पास स्थित है पुष्कर, उसमें बरहा मंदिर का जो निर्माण है वो अर्णराज ने करवाया है। एक्सप्लेनेशन भी है कि अजमेर है हमारा, उसके पास स्थित है पुष्कर। तो पूछेगा पुष्कर कहाँ है, तो अजमेर के पास है। उसमें कौन सा मंदिर स्थित है? वराह मंदिर। कब निर्माण करवाया गया? 12वीं शताब्दी ईस्वी में। किसने करवाया? राजा अर्णराज चौहान ने। ये भगवान विष्णु के तीसरे अवतार बराह को समर्पित है। तो बराह मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु का। कौन से नंबर का अवतार है? तीसरे नंबर का। कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना एक्सप्लेनेशन से कि बराह मंदिर कहाँ है? अजमेर के पास स्थित पुष्कर में। कौन सी शताब्दी में करवाया गया था? 12वीं। किसने कराया था? राजा अर्णराज चौहान ने। ये किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु। कौन से नंबर का इनका अवतार है? तीसरे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन ए है जेडी हॉल, ऑप्शन बी है ईडन, ऑप्शन सी है मेजर वार्टन, ऑप्शन डी है मैकमेशन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन जेडी हॉल। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल था। एक्सप्लेनेशन भी है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो जेडी हॉल था। सिरोही राज्य की स्थापना 1311 में लूम्भा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन ए है फलाशिया, ऑप्शन बी है सामलिया, ऑप्शन सी है कोलियारी, ऑप्शन डी है मानगढ़। हो जाएगा ऑप्शन सी कोलियारी। जो मोतीलाल तेजावत थे वे कोलियारी गांव के निवासी थे। कौन सी गांव के? कोलियारी। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि मोतीलाल तेजावत 1885 से 1963 में राजस्थान के जो उदयपुर जिला था उसकी कोलियारी गांव के रहने वाले थे। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा के नाम से जानते थे। वे एक ही आंदोलन के कौन से नेता थे? प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है कि 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? ऑप्शन ए है लील टांस, ऑप्शन बी है निग्रंथ, ऑप्शन सी है धरती धोरारी, ऑप्शन डी है शब्द। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी शब्द। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि 1987 का जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की शब्द साहित्यिक रचना को दिया गया। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 में राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है कि हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? ऑप्शन ए है किशनगढ़, ऑप्शन बी है झालावाड़, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़, ऑप्शन डी है सिरोही। ऑप्शन डी सिरोही। हाथल गांव जो है इसका संबंध हमारे राजस्थान के एकीकरण में सिरोही रियासत से जुड़ा हुआ है। एक्सप्लेनेशन भी है कि हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में सिरोही रियासत से जुड़ा है। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से शुरू होकर 1956 तक 7 चरणों में पूरी हुई थी। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? ऑप्शन है मेहरानगढ़, ऑप्शन बी है नाहरगढ़, ऑप्शन डी है सिवाड़ा, ऑप्शन डी है तारागढ़।
से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारागढ़। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने तारागढ़ जो दुर्ग था उसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। एक्सप्लेनेशन भी है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर के तारागढ़ किले को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। तारागढ़ किला अजमेर की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला था उस पर बना हुआ था। ठीक है, कहाँ बना था? अजमेर की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर। कह रहा है कि आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है, यानी कि विच फेयर ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड कुंभ ऑफ द ट्राइबल्स। ऑप्शन ए है बेड़ेश्वर मेला, ऑप्शन बी है केला देवी मेला, ऑप्शन सी है जीड़ माता मेला और ऑप्शन डी है डिग्गी मेला। तो बताइए इसमें से राजस्थान का वो कौन सा मेला था जिसे हम आदिवासियों का कुंभ कहते थे। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बेड़ेश्वर मेला। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ आपसे पूछेगा कौन सा मेला कहलाता है? बेड़ेश्वर मेला। कहाँ है? राजस्थान में लगता है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि आदिवासियों का कुंभ राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है उसमें लगने वाला बेड़ेश्वर मेला को कहा जाता है। ये मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सोम, माही और जाखम जैसी 3 पवित्र नदियों के संगम पर लगता है। कौन कौन से इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन? पहला है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, कौन से मेले को कहते हैं? तो वो कहते हैं बेड़ेश्वर मेले को। कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। और राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? तो डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, कब लगता है? ये मेला माघ शुक्ल और पूर्णिमा के दिन लगता है। कौन कौन से दिन आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन से दिन नहीं लगता, तो आपको याद रखना है कि माघ शुक्ल और पूर्णिमा के दिन लगता है, बाकी किसी भी दिन नहीं लगता। ठीक है, माघ शुक्ल और पूर्णिमा के दिन सोम, माही और जाखम जैसी 3 पवित्र नदियों पर। कौन सी पवित्र नदियों पर? सोम, माही और जाखम जैसी 3 पवित्र नदियों के संगम पर लगता है। ठीक है, 3 पवित्र नदियों का एक संगम होता है, सोम, माही, जाखम। 3 नदी से हमारे यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, वैसे इनका सोम, माही और जाखम ये है संगम। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों कुंभ राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बेड़ेश्वर मेला को कहते हैं। ये माघ शुक्ल और पूर्णिमा के दिन सोम, माही और जाखम जैसी 3 पवित्र नदियों के संगम पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जाता है, देखो ये आभूषण से आ गया है। हमारे राजस्थान में आभूषण से क्वेश्चन पूछता है और इसका हम एक आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे वीडियो अच्छा सा ट्रिक के साथ, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थमड़ियो, ठेड़ियो, आड़, ठुस्सी नामक जो आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं। तो मतलब ये पूछ रहा है कि ये आभूषण हम धारण कहाँ करेंगे। ऑप्शन ए है सिर में, ऑप्शन बी है कंठ में, ऑप्शन सी है हाथ में, ऑप्शन डी है कमर में। जो राजस्थान के हैं उन्हें तो पता ही होगा, पर जो राजस्थान के नहीं है उन्हें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो बताइए थमड़ियो है, थेड़ियो है, आड़ है, ठुस्सी है, ये आभूषण हमें कहाँ धारण करेंगी महिलाएं। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कंठ में, यानी कि नेक में। हमारी जो कंठ यानी कि नेक यानी कि जो गर्दन होती है उसमें धारण किए जाते हैं थामड़ियो, थेड़ियो, आड़, ठुस्सी। ठीक है, ये है कंठ में यानी कि नेक में, गर्दन में धारण किए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन भी है कि थामड़ियो, थेड़ियो, आड़, ठुस्सी ये आभूषण महिलाओं के द्वारा कंठ में धारण किए जाते हैं। बजट्टी एक पारंपरिक आभूषण है जो गले में पहना जाता है। कौन सा है? बजट्टी। बजट्टी कहाँ पहना जाता है? गले में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बज एस्टेब्लिश्ड बाय विच राजस्थान रूलर, यानी कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक के द्वारा करवाई गई। ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी है सवाई राम सिंह, ऑप्शन सी है जगत सिंह, ऑप्शन डी है जसवंत सिंह। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सवाई राम सिंह। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इनकी स्थापना जो था वो राजस्थानी शासक थे सवाई राम सिंह के द्वारा करवाई गई थी। याद रखना महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है
कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना 1857 ईस्वी में प्रारंभ में जयपुर की तत्कालीन रियासत के शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा मद्रासी हुनरी कला संस्थान के नाम से की गई थी। 1886 में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया था। ठीक है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना कब कराई गई थी? 1857 के प्रारंभ में जयपुर की तत्कालीन रियासत के शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, और किस नाम से किया गई थी? मद्रासाई हुनरी यानी कला संस्थान के नाम से, जिसका नाम कब बदला गया? 1886 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसमें भी हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर सबको याद करेंगे तो ज़्यादा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमारे कौन कौन से याद कर सकते हैं कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो हमारे जो थे महाराजा सवाई राम सिंह, इन्होंने की थी। कब की थी? 1857 में की थी। कहाँ की थी? जयपुर में की थी। ठीक है, और इसका नाम क्या था? इसका नाम था मदरसा ये हुनरी। और ठीक है, और इसका नाम चेंज कब हुआ? 1886 में क्या कर दिया गया? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि जो वालर नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? वालर डांस इज परफॉर्म्ड बाई। ऑप्शन ए है स्त्री के द्वारा, फीमेल करती हैं। ऑप्शन बी है पुरुष के द्वारा, मेल करते हैं। ऑप्शन सी है स्त्री और पुरुष दोनों यानी मेल और फीमेल दोनों करते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों। जो वालर नृत्य होता है, वालर डांस, ये परफॉर्म किया जाता है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा, यानी मेल भी करते हैं और फीमेल भी करती हैं वालर डांस। ठीक है, वालर नृत्य। एक्सप्लेनेशन भी है कि वालर नृत्य राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कोई छोटा मोटा डांस नहीं है, याद रखना। वालर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का, बहुत ही फेमस है, जिसे विशेष रूप से पुरुष और महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला सुंदर और उत्साही आदिवासी नृत्य है। यह नृत्य गरासिया जनजाति इसमें प्रसिद्ध है और गरासिया जनजाति मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में निवास करती हैं। चलिए क्वेश्चन अपने आप ढूंढ लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है कि वालर नृत्य कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किनका नृत्य है? ये गरासिया जनजाति का नृत्य है। और एक कौन से राजस्थान में किया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में जो निवास करती है गरासिया जनजाति, मुख्य रूप से उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? ज्ञानार्जन। ऑप्शन बी है बोध का विकास। ऑप्शन सी है ज्ञान प्रयोग और ऑप्शन डी है क्रियात्मक कौशल का विकास। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रियात्मक कौशल का विकास। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि एक विद्यार्थी क्रियात्मक कौशलों के विकास के द्वारा जो मानचित्र होता है उसमें दी गई अंकित अशुद्धियां हैं उसको सही कर सकता है। क्रियात्मक कौशल विकास वह अधिगम होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभवों को प्राप्त करता है और उसकी कौशल और क्षमताएं होती हैं उनके अंदर विकास भी होता है। साथ ही क्रियात्मक कौशल जो हैं वो विकास छात्रों द्वारा अंकित जो अशुद्धियां हैं उनको सही करने के लिए अधिगम और जो उसे विशेष वस्तु के साथ अनुभव करने के लिए एक समस्या समाधान दृष्टिकोण है। इसमें कार्य करना और परिणामों पर चिंतन करना भी शामिल होता है। नेक्स्ट है कि एजुकेशन इज नथिंग बट द सोशलाइजेशन ऑफ द यंगर जनरेशन। अब वो मेंशन्ड स्टेटमेंट इज गिवन बाय विच स्कॉलर, यानी कि शिक्षा जो है वो नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये कथन किसने कहा है? किसने कह दिया है कि जो एजुकेशन है वो नई पीढ़ी का समाजीकरण सोशलाइजेशन करने के अलावा कुछ और है ही नहीं। ऑप्शन ए है दुर्खीम, ऑप्शन बी है वॉशिंग, ऑप्शन सी है अरस्तु और ऑप्शन डी है टीपी नन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन। देखो इसने इतनी बड़ी बात कही गई कि शिक्षा समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, बड़ी दुख की बात कहे। और अगर इतने दुख की बात है तो ये दुर्खीम ने ही कही होगी। ठीक है, दुख वाली बात दुर्खीम नहीं कही है, कही कि शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कथन में दुख दे रहा है तो ये दुर्खीम ने कहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशंस भी है कि शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, दुखिम के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज आल्सो नॉन एज। ऑप्शन ए है हार्वर्ड मॉडल, ऑप्शन बी है मॉरिसन मॉडल, ऑप्शन सी है आशुवल मॉडल, ऑप्शन डी है टर्नर टीचिंग मॉडल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिसन मॉडल। ठीक है, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसको हम मॉरिसन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, भी याद रखना। एक्सप्लेनेशन है कि मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को हम मॉरिसन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रस्तावक मॉरिसन है और इनके 5 चरण हैं: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातकरण, संगठन और शाश्वत पाठ। कौन कौन से हैं? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातकरण, संगठन और शाश्वत पाठ। तो मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये मॉरिसन के द्वारा प्रस्ताव किया गया है, जिसे हम मॉरिसन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। कौन कौन से? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातकरण, संगठन और शाश्वत पाठ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एसोसिएटेड विद बेंजामिन ब्लूम्स कॉग्निटिव, यानी कि निम्न में से जो बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है ज्ञान, नॉलेज, ऑप्शन बी है रिसीविंग, अधिग्रहण, ऑप्शन सी है एनालिसिस, विश्लेषण और ऑप्शन डी है मूल्यांकन, एवल्यूएशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसीविंग, अधिग्रहण। से कि बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित शिक्षण उद्देश्य ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और क्या है? मूल्यांकन है। इस प्रकार अधिग्रहण बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो आज आपसे पूछ ले तो याद रखना क्या क्या है: ज्ञान, नॉलेज, समझ, अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, एवल्यूएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड प्रोजेक्ट मेथड बिलोंग्स टू, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टीसीटी, टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन, ऑप्शन बी है एलसीआई, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, ऑप्शन सी है टीएलसीआई, यानी कि इंटरेक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन और ऑप्शन डी है जीसीआई, यानी कि समूह नियंत्रित अनुदेशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जीसीआई। ठीक है, ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि जो अनुदेशन विधि है ये शिक्षार्थियों को दिए गए प्रशिक्षण को बढ़ाने और वर्णन करने के लिए शिक्षकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि है। मतलब अनुदेशन विधि क्या कहलाती है? वे विधि जो हम शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के बढ़ाने के लिए और वर्णन करने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें समूह का प्रत्येक सदस्य गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसमें छात्र किसी विशेष विषय पर प्रस्तुतिकरण करते हैं और समूह में क्या कर देते हैं? चर्चा। इस प्रकार अनुदेशन तकनीकी की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि समूह नियंत्रित अनुदेशन से संबंधित है और परियोजना विधि मूल रूप से किस पर है निर्भर करके? सीखना अधिगम पर निर्धारित है। कौन सी? परियोजना विधि। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन रिलेशन, यानी कि मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? ऑप्शन ए मापन बराबर मूल्यांकन प्लस मूल्य निर्धारण, मेजरमेंट बराबर एवल्यूएशन एंड असेसमेंट। सेकेंड कह रहा है कि मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। थर्ड कह रहा है कि मापन बराबर मूल्यांकन और चौथा है मूल्य निर्धारण बराबर मापन प्लस मूल्यांकन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य का निर्धारण, यानी कि मेजरमेंट प्लस असेसमेंट इक्वल टू एवल्यूएशन। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि मूल्यांकन का अर्थ है कि किसी चीज़ के मूल्य, महत्व या गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। मूल्यांकन मतलब होता क्या है कि किसी भी चीज़ के मूल्य, उनका क्या महत्व है, क्या उसकी गुण है, इसके बारे में क्या लेना? निर्णय लेना। यह निर्णय किस पर आधारित होता है? मापन पर।
जो कुछ नियमों के अनुसार वस्तुओं के गुणों की संख्याओं को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। इसलिए मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें मापन इसके एक घटक के रूप में शामिल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मापन प्लस मूल्य निर्धारण बराबर मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। निम्न में से कौन सा पद प्रयोजना विधि का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है परिस्थिति को उत्पन्न करना, क्रिएशन ऑफ द सिचुएशन। ऑप्शन बी है प्रयोजना का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी है सूचना का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। और ऑप्शन डी है प्रयोजना का मूल्यांकन करना, इवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना का क्या करना, विश्लेषण करना। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि प्रयोजना की विधि में कई सारे चरण होते हैं। परियोजना को पूरा करने के लिए हम सभी विधियों का चुनाव करते हैं। इसके अलावा परियोजना की प्रगति के लिए उसके परिणामों का आकलन करना शामिल होता है। परियोजना विधि में उसको अंतिम रूप से निष्कर्ष निकालना शामिल होता है और इस संकल्पना को जॉन डेवी ने प्रस्तावित किया है। इसलिए सूचना का विश्लेषण ये इसका सीधा चरण नहीं है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ऑप्शन ए है कि मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, एवोल्यूशन शुड बी एम बेस्ड। ऑप्शन बी है मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, नेचर बी एवोल्यूशन शुड बी वास्ट। ऑप्शन सी है मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, एवोल्यूशन शुड बी डन रेगुलरली। ऑप्शन डी है प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, इंटेंसिव ट्रेनिंग इज नॉट नीडेड इन मेकिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें हमारा कहा क्या गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के सुझाव नहीं दिया गया है। लक्ष्य आधारित होना चाहिए, बिल्कुल हमारा मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो अपने लक्ष्य को पूरा करता हो। अगर वो लक्ष्य को ही पूरा नहीं करेगा तो मूल्यांकन करने का फायदा ही क्या है। दूसरा है कि मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही हो। तीसरा है कि लगातार होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन प्रश्न पत्र के निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स प्रश्न पत्र का निर्माण करने में अगर प्रशिक्षित ही नहीं होगा टीचर तो कैसे कर पाएगा। यानी कि आवश्यकता है और इसने नहीं कर दिया, इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही पूछा था। हमारी एक्सप्लेनेशंस है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 सतत और व्यापक मूल्यांकन को क्या देती है, बढ़ावा। इसके लिए बच्चों का नियमित मूल्यांकन और बच्चों के व्यवहार का गहन अवलोकन कैसा होता है, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन हो, ये जरूरी है। उनकी शैक्षिक अवस्थाओं की जिससे हमें क्या हो सके, पहचान हो सके। साथ ही ये नीति 1986 के अंतर्गत प्रश्न पत्र के निर्माण में अध्यापकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, सुझाव नहीं दिया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल इन क्लासरूम टीचिंग कंपैरेटिव स्टडी कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन ए है पोस्टर, ऑप्शन बी है टाइमलाइन समय तालिकाएं, ऑप्शन सी है स्केच रेखा चित्र और ऑप्शन डी है ग्राफ। तो बताइए कक्षा शिक्षण में हमें तुलना करनी है, तुलना अगर हमें दो चीज़ों की करनी है तो उसके लिए क्या होगा, पोस्टर तो होगा नहीं, पोस्टर से हम कैसे तुलना करेंगे, ये उतनी अच्छी से समय तालिका स्केच इन सब से नहीं, ग्राफ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम ग्राफ से क्या कर सकते हैं, इससे हम तुलना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशंस भी है कि ग्राफ एक दृश्य उपकरण होता है, मतलब ग्राफ है जिसे हम देख सकते हैं, जो डेटा को आसानी से समझने योग्य प्रारूप में क्या कर सकता है, प्रस्तुत। ये विभिन्न विषयों और अवधारणाओं की तुलना करने के लिए उपयोगी होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स की और अवधारणाओं की तुलना कर सकते हैं। जबकि रेखा चित्र और पोस्टर एक विषय या फिर अवधारणा को हम चित्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। समय तालिका ये अनुभव आधारित सीखने का तरीका है, इसका सीधा संबंध तुलनात्मक अध्ययन से नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। प्राचीन और वर्तमान काल की संस्कृति और लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान है। A student can learn about the culture and folk life of ancient and modern times through
ऑप्शन ए है टूर भ्रमण, ऑप्शन बी है म्यूजियम संग्रहालय, ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशन अवलोकन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसमें हमें मिला था बोनस मार्क्स, ठीक है, याद रखना। इसमें हमें क्या दिया गया था, बोनस मिला गया था। क्यों मिला था जरा देख लेते हैं। प्राचीन और वर्तमान यानी कि पुरानी और अब की संस्कृति और लोक जीवन के छात्र कई तरीके से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना सीख सकते हैं। जैसे कि छात्र यात्रा भ्रमण पर विभिन्न संस्कृतियों के बारे में, उनकी क्या परंपराएं हैं, क्या जीवन शैलियाँ, इनके बारे में सीख सकता है। पुरातत्व स्थल, संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने से छात्र अतीत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी जान सकता है। उसका अवलोकन कर उसकी दुनिया की और घटनाओं के बारे में जान सकता है। अतः डी इस प्रश्न का संभावित उत्तर हो सकता है, लेकिन वैसे हमें बोनस मार्क्स मिला है। नेक्स्ट है, भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नई युवा निक्षेपों को जाना जाता है। द न्यूरेंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लोर प्लान इन नॉर्थ इंडियन प्लान आर नोन एज। ऑप्शन ए है भांगर, ऑप्शन बी है खादर, ऑप्शन सी है भावर, ऑप्शन डी है तराई। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी खादर। भारतीय मैदान में जो बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेप हैं, इन्हें हम खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर। एक होता है भांगर, इसे हम पुराने युवा निक्षेपों को कहते हैं। जैसे कोई चीज पुरानी नहीं हो जाती, वो भांगर जैसी हो जाती है, भांगर। तो पुराने जो भांगर कहेंगे, लेकिन इसमें से नए पूछे था, नए युवा निक्षेप, तो उसको हम कहेंगे खादर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि उत्तर भारत और पाकिस्तान के सिंधु गंगा क्षेत्रों में खादर और बांगर या भांगर शब्द अलग अलग प्रकार के नदी के मैदान और जलोढ़ मिट्टी, जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उसको समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। भारतीय मैदान में नदियों के द्वारा लाया गया नया और उपजाऊ मिट्टी का जवाब ही क्या कहलाता था, खादर। जो भारतीय मैदान था उसमें जो नदियाँ लाती थी नए और उपजाऊ मिट्टी के जवाब को, उसको हम खादर कहते थे। यह मैदान के जो निचले इलाके थे उसमें पाया जाता था और कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कैसा होता था, उपजाऊ। इसके अलावा जो बांगर है, भावर है और तराई, ये उत्तरी भारतीय मैदान के अन्य भू आकृतिक विशेषताएं हैं, जबकि जो खादर है ये बाढ़ के कारण बनने वाला नया निक्षेपण है। इसलिए हम ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है कि विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में बहुतायत मतलब बहुत अधिक ज़्यादा, बहुतायत मतलब बहुत यातायात में पाया जाने वाला वन कौन सा है। बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला वन कौन सा है, इंडिया की पूछ रहा है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ऑप्शन डी है पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट। और सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। भारत में बहुतायत, भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो वन है, जो फॉरेस्ट है इंडिया में, जो मोस्ट वाइड स्प्रेड है, वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कांटेदार नहीं है, कांटों का क्या करोगे, ऐसे काट सकते हो। सदाबहार भी नहीं है और पर्वतीय भी नहीं है। पर्णपाती यानी कि डेसिडस है, पत्ते गिरते रहते हैं। कहाँ, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, याद रखना, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला वन है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। ये वन देश के मध्य और दक्षिणी भागों में फैला हुआ है। हमारा जो ऐसे करके जो हमारा ये देश है इंडिया, इसमें जो है हमारा मध्य में और दक्षिण वाले इलाकों में ये वन पाया जाता है। इन वनों में गर्मी के मौसम में पत्ते कैसे होते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है, पर्णपाती, पर्ण मतलब होता है पत्ते, पाती मतलब झड़ जाते हैं। पर्णपाती पत्ते झड़ जाते हैं यानी कि गर्मियों के मौसम में गिर जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी हम कहते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से सागौन बांस, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत आदि हैं। अतः इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पर्वतीय वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन भी कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। विच क्रॉप इज नॉन एज गोल्डन फाइबर। ऑप्शन ए है कपास, कॉटन। ऑप्शन बी है जूट।
ऑप्शन सी है हेम्प सन, ऑप्शन डी है नेचुरल सिल्क प्राकृतिक रेशम जूट। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सीटेट रिपीटेड ट्रीट बिहार से चकवर्ती सब में यही पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा कहेंगे? विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर? तो कहेंगे जूट को। जूट को हम क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जूट को स्वर्णिम सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग हम बैग, चटाई, रस्सी, धागा, कालीन और अन्य कलाकृतियां इसके निर्माण में करते हैं। यह भारत और बांग्लादेश में मुख्य रूप से उत्पादित होता है। भारत का जूट का पहला कारखाना एक लेड मिल साल 1855 में रिसरा कोलकाता में स्थापित किया गया। इसलिए उपयुक्त व्याख्या के अनुसार ऑप्शन बी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वर्णिम यानी कि सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। इसका उपयोग किसमें होता है? बैग, चटाई, रस्सी, धागा, कालीन में। ठीक है, इन सब की कलाकृतियों के निर्माण में होता है, मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में। वहीं भारत में जूट का पहला कारखाना एकलैंड मिल के द्वारा सन 1855 में रिसरा कोलकाता में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि धात्विक खनिज युग्म है। ऑप्शन ए है मैग्नीज तांबा, ऑप्शन बी है तांबा ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है लोहा अभ्रक, ऑप्शन डी है अभ्रक डोलोमाइट। ये हमारा 24/7/2022 की शिफ्ट थर्ड के लेवल 2 में राजस्थान में पूछा गया था। ठीक है, रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ टीचर में ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीज तांबा। धात्विक खनिज पूछा था तो मैग्नीज तांबा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है, मैग्नीज और तांबा दोनों धात्विक खनिज हैं। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में करते हैं। मैग्नीज इस्पात उद्योग में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जो इस्पात उद्योग होता है उसमें मैग्नीज का करते हैं। वहीं तांबा बिजली के तार, पाइप और अन्य उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। मैग्नीज और तांबा होता है, ये दोनों कैसे खनिजें होती हैं? धात्विक खनिजें होती हैं। इसका उपयोग हम कई सारे उद्योगों में करते हैं। जो मैग्नीज होती है इस्पात उद्योग में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इसके अलावा तांबा जो होता है वो बिजली के तार, पाइप और अन्य उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा है द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट इन इंडिया। यानी कि विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से हम प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है हिमालयन यव, ऑप्शन सी है सर्पगंधा, ऑप्शन डी है अक्सर बूट। हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालयन यव। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली जो कैंसर रोधी औषधि है वो भारत में हम हिमालयन यव से पौधा जो है वहाँ से प्राप्त करते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि भारत में पाए जाने वाला जो हिमालयन यव एक दुर्लभ पौधा होता है जिससे विश्व की सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी दवा टैक्सटोल निकाली जाती है। कौन सी दवा होती है? टैक्सटोल। ये दवा अंडाशय के कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़े के कैंसर और अन्य कैंसरों के इलाज में उपयोग की जाती है। हमारा ऑप्शन बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है नदी का जल के लिए, ऑप्शन बी है भूमिगत जल के लिए, ऑप्शन सी है नहरी जल के लिए और ऑप्शन डी है वर्षा जल के लिए। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी वर्षा जल के लिए। ठीक है, राजस्थान के शुष्क और जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं उसमें जो पालर पानी शब्द है ये वर्षा के जल में जो होता है उसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वर्षा के जल के लिए हम पालर पानी शब्द प्रयोग करते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी का अर्थ होता है वर्षा जल से। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से जल को हम क्या करते हैं? संचित। जहाँ वर्षा का पानी सीधे जमीन से रिसकर या तालाब, नदियों में इकट्ठा होता है। पालर पानी जो है वो प्राकृतिक वर्षा का पानी होता है जिसे स्थानीय लोग पेयजल या फिर अन्य आवश्यकताओं के लिए एकत्र करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द बिगेस्ट सोलर पार्क ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यानी कि राजस्थान के कौन से जिले में हम भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है बीकानेर। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर।
राजस्थान के जो जोधपुर जिला है उसमें भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो स्थापित किया गया है। राजस्थान के कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि दुनिया का तीसरा और भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भाडला सोलर पार्क। कौन सा सोलर पार्क? भाडला सोलर पार्क, जो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। ये 56 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 22,045 मेगावाट है। यह पार्क सौर ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। इसने राजस्थान राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा इस पार्क ने भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया है। यानी कि दुनिया का कौन से नंबर का है? तीसरा, और भारत का है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, जिसका नाम है भाडला सोलर पार्क। राजस्थान के जोधपुर जिले में है, 56 किलोमीटर क्षेत्र में है और 24,045 यानी कि 2,245 2245 जो है 2245 मेगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इतने ही थे हमारे आपको 150 क्वेश्चंस करा दिए हैं रीट एग्जाम को लेकर। आपका रीट का जो एग्जाम है प्रीवियस ईयर का पात्रता परीक्षा, उसके सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक आपने हमें होम एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम पे फॉलो ना किया तो प्लीज़ कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स। ये था हमारा रीट का प्रीवियस ईयर का पेपर। रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ टीचर, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 2 का था, यानी कि जूनियर लेवल था, 6 to 8 के लिए था। 24/7/2022 को ये हमारा पेपर हुआ था शिफ्ट 3rd में। ठीक है, आपको इस पेपर से आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन डेट में पूछे जा रहे हैं। और वैसे ही आप तैयारी कीजिए, फरवरी का एग्जाम पक्का पास कर जाएंगे। हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। हाँ, हमारा जो होम एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर हम डेली प्रीवियस ईयर लेकर आते हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्विजेस भी करवाते हैं, जिससे आप अपने रीट के एग्जाम में बेहतर कर सकें और रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो पास कर सकें। उसके बाद हम मेंस के भी प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।